नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शिक्षा ज्ञान की दुनिया के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, ये लक्ष्मीकांत की सीरीज चल रही है जिसमें हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया है और संविधान का निर्माण दूसरा चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया है। और ये चल रहा है, संविधान की विशेषताओं को बताता है ये चैप्टर। चलिए, हमने पीछे के बाकी सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। अब हम पढ़ेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसे डीपीएसपी कहा जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। नवा टॉपिक है ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, डीपीएसपी। चलिए शुरू करते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान के अनूठी विशेषता बताता है। इसके उल्लेख संविधान के चौथे भाग में किया गया है। इन्हें मोटे तौर पर इन 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है: सामाजिक, गांधीवादी और उदार बौद्धिक। नीति निर्देशक तत्वों का कार्य सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना है। इनका उद्देश्य भारत में एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। हालांकि मौलिक अधिकारों की तरह इन्हें कानून में लागू नहीं किया जा सकता। संविधान में कहा गया है कि देश की शासन व्यवस्था में ये सिद्धांत मौलिक है। देश की शासन व्यवस्था में ये सिद्धांत मौलिक है क्या? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और यह देश की जिम्मेदारी है कि वह कानून बनाते समय इन सिद्धांतों को अपनाए। इसलिए इन्हें लागू करना राज्यों का नैतिक कर्तव्य है, किंतु इनकी पृष्ठभूमि वास्तविक शक्ति राजनीतिक अर्थात जनमत मतलब जनता का मत हो। आगे बढ़ते हैं। आइए मिल्स मामले देखते हैं। 1980 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि भारतीय संविधान की नींव मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों के संतुलन पर रखी गई है। नीति निर्देशक सिद्धांतों के संतुलन पर रखी गई है। आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है, अगर आप लोग कोई भी यूपीएससी से रिलेटेड किताब खरीदना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लगा है, आप लोग ज़रूर विजिट करके खरीदिएगा अगर आप खरीदना चाहते हैं तो। नहीं तो मैं लक्ष्मीकांत की किताब तो कवर करा ही रहा हूँ, डिट्टो पूरा जिस तरह लिखा है उसी तरह कवर होगा। और एक बात, आप लोग अगर पुरानी वीडियो नहीं देखे हैं तो पुरानी वीडियो देख कर आइएगा, तभी उसमें समझ में आएगा ये वीडियो, नहीं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। चलिए आगे देखते हैं। मौलिक अधिकार 10वां पॉइंट है। मूल अधिकारों में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं किया गया है। इन्हें स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से आंतरिक आपातकाल 1975-77 के दौरान शामिल किया गया था। 2002 के 86वें संविधान संशोधन में ने एक और मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा था। संविधान के 4वें भाग में मौलिक कर्तव्यों के जिक्र किया गया है, जिसमें केवल एक अनुच्छेद 51 का है। इसके तहत प्रत्येक भारतीय का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करो, राष्ट्र की संप्रभुता, एकता अखंडता की रक्षा करें, हमारी मिश्रित संस्कृति की समृद्ध धरोहर का अनुरक्षण करें, सभी लोगों में आपसी भाईचारे की भावना का विकास करें इत्यादि। मौलिक कर्तव्यों नागरिकों को यह याद दिलाते हैं कि अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते समय इन्हें याद रखना चाहिए कि इन्हें अपने समाज, देश व अन्य नागरिकों के प्रति
कुछ जिम्मेदारियों का निर्वाह करना मतलब पालन करना है। नीति निर्देशक तत्वों को की तरह कर्तव्यों को भी कानून रूप में लागू नहीं किया जा सकता। 11 पॉइंट है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य। हम इसको पढ़े उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन ज़रूर मिले और पूरा वीडियो ज़रूर वॉच कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 पॉइंट एक धर्मनिरपेक्ष राज्य। भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष है, इसलिए यह किसी धर्म विशेष को भारत के धर्म के तौर पर मान्यता नहीं देता। भारत को धर्म के तौर पर मान्यता नहीं देता। संविधान के निम्नलिखित प्रावधान भारत के धर्मनिरपेक्ष लक्षणों को दर्शाता है। हम पहला पॉइंट पढ़ेंगे जो कि प्री के लेवल से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं। वर्ष 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया है। दूसरा, प्रस्तावना हर भारतीय नागरिक की आस्था, पूजा अर्चना एवं विश्वास की स्वतंत्रता की रक्षा करता है। मतलब आप कहीं भी पूजा कर सकते हैं, मंदिर में कहीं भी जा सकते हैं, इसकी स्वतंत्रता है। चलिए तीसरा पॉइंट, किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समान समझा जाएगा। किसी भी व्यक्ति को कोई भी व्यक्ति कानून से बढ़कर नहीं है, वह कानून के समक्ष समान है और समान है मतलब बराबर है। चाहे वो बड़ा पदाधिकारी हो या कोई भी अन्य नेता, मुख्यमंत्री, सभी कानून के समक्ष समान हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसे कानून की समान सुरक्षा प्रदान की जाएगी। उसे कानून के द्वारा दी गई सुरक्षा प्रदान की जाएगी। यह अनुच्छेद 14 में दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेदों को भी कवर करेंगे। चौथा पॉइंट, धर्म के नाम पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। धर्म के नाम पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, जो कि अनुच्छेद 15 में दिया गया है। चलिए छठा पॉइंट, सार्वजनिक सेवाओं में सभी नागरिकों को समान अवसर दिए जाएंगे। सार्वजनिक सेवाओं में सभी नागरिकों को समान अवसर दिए जाएंगे। ये आर्टिकल 16 में है। छठा पॉइंट, हर व्यक्ति को किसी भी धर्म को अपनाने व उसके अनुसार पूजा अर्चना करने का समान अधिकार ये अनुच्छेद 25 में दिया गया है। चलिए सातवां पॉइंट देखते हैं। हर धार्मिक समूह अथवा इसके किसी हिस्से को धार्मिक मामलों के प्रबंधन का अधिकार अनुच्छेद 26 में दिया गया है। कि 8वां पॉइंट, किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म विशेष के प्रचार के लिए किसी प्रकार का कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 27 में दिया गया है। 9वां पॉइंट है, किसी भी सरकारी शैक्षिक संस्थान में किसी प्रकार के धार्मिक निर्देश नहीं दिए जाएंगे। अनुच्छेद 28 में दिया गया है। 10वां पॉइंट, नागरिक के किसी भी वर्ग को अपनी भाषा, लिपि अथवा संस्कृति के संस्कृति को संरक्षित कर रखने का अधिकार अनुच्छेद 29 में दिया गया है। अल्पसंख्यकों को 11 पॉइंट है, अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षिक संस्थान की स्थापना करने और उन्हें संचालित करने का अधिकार है। अनुच्छेद 30 में दिया गया है। 12वां पॉइंट, राज्य सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता के लिए प्रयास करेगा। अनुच्छेद 44 में दिया गया। धर्मनिरपेक्ष की पश्चिम अवधारणा धर्म, चर्च और राज्य राजनीति के बीच पूर्ण अलगाव रखती है।
धर्मनिरपेक्ष की यह नकारात्मक अवधारणा भारतीय परिवेश में लागू नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ का समाज बहुधर्मवादी है। इसलिए भारतीय संविधान में बहुधर्मवादी का मतलब बहुत सारे धर्म हैं इस देश में, समाज में। इसलिए भारतीय संविधान में सभी धर्मों को समान आदर अथवा सभी धर्मों की समान रूप से रक्षा करते हुए धर्मनिरपेक्ष की सकारात्मक पहलू को शामिल किया गया है। इसके अलावा संविधान ने विधायिका में धर्म के आधार पर कुर्सी के आरक्षण देने वाले पुराने धर्म आधारित प्रतिनिधित्व को समाप्त कर दिया। हालांकि संविधान अनुसूचित जाति और जनजाति को उचित प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए अस्थायी आरक्षण प्रदान करता है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। सार्वभौम वयस्क मताधिकार भारतीय संविधान द्वारा राज्य विधानसभाओं और लोकसभा के चुनाव के आधार स्वरूप सार्वभौम वयस्क मताधिकार को अपनाया गया। हर वह व्यक्ति जिसकी उम्र कम से कम 18 वर्ष है, उसे धर्म, जाति, लिंग, साक्षरता अथवा संपदा इत्यादि के आधार पर कोई भेदभाव किए बिना मतदान करने का अधिकार है। वर्ष 1989 में 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा मतदान करने की उम्र को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। देश के वृहद आकार, जनसंख्या, उच्च गरीबी, सामाजिक असमानता, अशिक्षा और आदि को देखते हुए संविधान निर्माताओं द्वारा सार्वभौम वयस्क मताधिकार को संविधान में शामिल करना एक साहसिक और सराहनीय प्रयोग था। वयस्क मताधिकार लोकतंत्र को बड़ा आधार देने के साथ साथ आम जनता को स्वाभिमान में वृद्धि करता है, समानता के सिद्धांत को लागू करता है, अल्पसंख्यक को अपने हितों की रक्षा करने का अवसर देता है तथा कमजोर वर्गों के लिए नई आशाएं और प्रत्याशा जगाता है। एकल नागरिकता। यद्यपि भारतीय संविधान फेडरल है और दो लक्षणों एकल व संघीय का प्रतिनिधित्व करता है, मगर इसमें केवल एकल नागरिकता का प्रावधान है अथवा भारतीय नागरिकता का प्रावधान है। अगर आप भारत के नागरिक होते हुए अमेरिका जैसे देशों का मतलब किसी दूसरे देश की नागरिकता लेते हैं तो भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। दूसरी ओर अमेरिका जैसे देशों के प्रत्येक व्यक्ति के पास न केवल देश की नागरिकता होती है बल्कि वह जिस राज्य में रहता है उसकी भी नागरिकता होती है। इसलिए वह अधिकारों के दो समूहों का लाभ उठाता है, पहला राष्ट्रीय सरकार द्वारा प्रदत्त और दूसरा राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त। मतलब अगर भारत में ऐसा है कि अगर आप भारत के नागरिक हैं तो भारत में कहीं भी आ जा सकते हैं, किसी दूसरे राज्य की नागरिकता लेने की ज़रूरत नहीं है, वो भारत की नागरिकता ही मानी जाती है। ऐसा भारत में एकल नागरिकता शामिल है। चलिए हम आगे देखते हैं। भारत में सभी नागरिकों को चाहे वो किसी भी राज्य में पैदा हुआ हो रहते हों, संपूर्ण देश में नागरिकता के समान राजनीतिक और नागरिक अधिकार प्राप्त होते हैं। देखिए मैंने वही अभी बताया, इसमें सेम बात थोड़ा डिफरेंट तरीके से लिखी है। और उनमें कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। सभी नागरिकों के लिए एकल नागरिकता और समान अधिकारों को संवैधानिक प्रावधानों के बावजूद भारत के सांप्रदायिक दंगे, वर्ग संघर्ष, जातिगत युद्ध, भाषाई विवाद और
नृजातीय विवाद होते रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि संविधान के निर्माताओं ने एकीकृत और संगठित भारत राष्ट्र के निर्माण का जो सपना देखा है वह पूरी तरह पूरा नहीं हो पाया है। स्वतंत्र निकाय को देखते हैं उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली नोटिफिकेशन मिलती रहे। महत्वपूर्ण सूचना आप लोगों के लिए ये है कि मैं आने वाले रविवार को यूपीएससी प्री मेंस के क्वेश्चन करवाऊंगा। जिसको भी क्वेश्चन करना है वो सब्सक्राइब कर ले, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दे ताकि संडे को आने वाली नोटिफिकेशन सुबह 8 बजे आप लोगों को मिल जाए। चलिए आगे देखते हैं। स्वतंत्र निकाय। भारतीय स्वतंत्रता न केवल विधायिका, कार्यपालिका व सरकार और राज्य तथा न्यायिक अंग ही उपलब्ध कराता है बल्कि यह कुछ स्वतंत्र निकायों की स्थापना भी करता है। इन्हें संविधान ने भारत सरकार के लोकतांत्रिक तंत्र के महत्वपूर्ण स्तंभों के रूप में परिकल्पित किया है। ऐसे कुछ स्वतंत्र निकाय निम्नलिखित हैं। आप लोग सोच रहे होंगे मैं किताब से क्यों पढ़ा रहा हूँ। किताब से इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि मेरे पास अलग से यूपीएससी का नोट्स बना रखा है। मैं उसको अपनी कम्युनिटी पोस्ट पे डाल दूंगा, उसको ज़रूर विजिट कीजिएगा। मैं किताब से इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि मेरे पास अभी बोर्ड नहीं है। मैं किताब से पढ़ाऊँगा तो आपका ट्रस्ट ज़्यादा होगा। मैं जो समझाऊँगा यूपीएससी के लेवल से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाऊँगा, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक समझाऊँगा। मैं बोर्ड पे बहुत जल्दी ही पढ़ाने वाला हूँ। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपको जल्दी ही देखने को मिलेगा एक नया लुक। चलिए पहला पॉइंट पढ़ते हैं। संसद तथा राज्य विधानसभाओं, भारत के राष्ट्रपति और भारत के उपराष्ट्रपति के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने हेतु निर्वाचन आयोग है। दूसरा पॉइंट है राज्य और केंद्र सरकार के खातों के अंकेक्षण के लिए भारत का नियंत्रक एवं महालेखाकार ये जनता के पैसे के संरक्षक होते हैं और सरकार द्वारा किए गए खर्चों की वैधानिकता और उनके उचित होने पर टिप्पणी करते हैं। तीसरा पॉइंट है संघ लोक सेवा आयोग अखिल भारतीय सेवाओं व उच्च स्तरीय केंद्रीय सेवाओं के लिए भर्ती हेतु परीक्षाओं का आयोजन करता है तथा अनुशासनात्मक मामलों पर राष्ट्रपति को सलाह देता है। चौथा पॉइंट राज्य लोक सेवा आयोग जिसका काम हर राज्य में राज्य सेवाओं के लिए भर्ती हेतु परीक्षाओं का आयोजन करना व अनुशासनात्मक मामलों पर राज्यपाल को सलाह देना है। विभिन्न प्रावधानों यथा कार्यकाल की सुरक्षा, निर्धारित सेवा शर्त, भारत की संचित निधि पर भारित विभिन्न व्यय आदि के माध्यम से संविधान इन निकायों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। चलिए आप लोगों की डाउट क्लियर ही कर देता हूँ। मैं अपने नोट्स दिखा देता हूँ, यूपीएससी लेवल के मैंने नोट्स बनाए हैं, आप लोगों को दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को विश्वास हो सके मैं किताब से क्यों पढ़ा रहा हूँ। मैं नोट्स लास्ट में दिखाऊंगा, अभी नहीं। आपातकालीन प्रावधान। आपातकाल की स्थिति में प्रभावशाली ढंग से निपटने के लिए भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के लिए वृहद आपातकालीन प्रावधानों की व्यवस्था है। इन प्रावधानों को संविधान में शामिल करने का उद्देश्य है देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता और सुरक्षा, संविधान एवं देश के लोकतांत्रिक ढांचे को सुरक्षा प्रदान करना है। संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल की विवेचना की गई है।
राष्ट्रीय आपातकाल, युद्ध, आक्रमण एवं सशस्त्र विद्रोह से पैदा हुई राष्ट्रीय अशांति की व्यवस्था अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल का जिक्र किया गया है, जिसमें युद्ध, आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह से पैदा हुई राष्ट्रीय अशांति की व्यवस्था पर राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है। किस अनुच्छेद के तहत लागू होता है? अनुच्छेद 352 के तहत लागू होता है। दूसरा पॉइंट, राज्य में आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की असफलता, अनुच्छेद 356 या केंद्र के निर्देशों का अनुपालन करने में असफलता, अनुच्छेद 365। वित्तीय आपातकाल, भारत की वित्तीय स्थिरता या प्रत्यय संकट में हो, अनुच्छेद 360। आपातकाल के दौरान देश में पूरी सत्ता केंद्र सरकार के हाथों में आ जाती है, वो चाहे राज्य की हो या किसी जिले की हो, पूरी सत्ता भारत के केंद्र सरकार के पास आ जाती है और राज्य केंद्र के नियंत्रण में चले जाते हैं। राज्य केंद्र के नियंत्रण में चले जाते हैं, राज्य पर मुख्यमंत्री कोई अधिकार नहीं होता वित्तीय आपातकाल पर। इससे संविधान में संशोधन किए बगैर देश के संघीय को एकात्मक हो जाता है। राजनीतिक तंत्र का संघीय सामान्य परिस्थितियों के दौरान से एकात्मक आपातकाल के दौरान में परिवर्तित होना भारतीय संविधान के एक अद्वितीय विशेषता है। त्रिस्तरीय सरकार, यानी 3 स्तरों पर भारत में सरकार चलती है। पहले केंद्र स्तर पर, दूसरा राज्य स्तर पर, तीसरा जिले स्तर पर। चलिए त्रिस्तरीय सरकार देखो, उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। त्रिस्तरीय सरकार को हम कल देखेंगे, 16वां पॉइंट है। तब तक अगर आप चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है, आप लोगों को अगर क्वेश्चन पेपर मतलब पिछले जितने भी वर्ष के क्वेश्चन पेपर हैं, मैं संडे को सुबह 8 बजे उसकी वीडियो अपलोड कर दूंगा। तब पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, तभी आपको क्वेश्चन पेपर की नोटिफिकेशन मिलेगी। मैं उस क्वेश्चन पेपर को हल कराऊंगा। आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यूपीएससी की बुक लिस्ट की लिंक लगी है, आप लोग जाकर अगर आप बुक खरीदना चाहते हैं तो वहाँ से बुक जरूर खरीदिएगा, आपको 10% का ऑफ मिलेगा। और साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी लिंक लगी होंगी सभी वीडियो की, संविधान के निर्माण की फर्स्ट पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट में मैंने शायद कंप्लीट किया है संविधान के निर्माण का दूसरा चैप्टर, जो कि लक्ष्मीकांत का है। और पहला चैप्टर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, उसको जरूर कवर कीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। मैंने 4 पार्ट में, मैंने 4 पार्ट में उसको भी कंप्लीट किया है। ये इसका तीसरा पार्ट है जो कि संविधान की विशेषताएं बताता है। ये चैप्टर लक्ष्मीकांत की सीरीज चल रही है। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब मैं कल इसको 16वां पॉइंट है त्रिस्तरीय सरकार, इसको मैं कल पढ़ाऊंगा। धन्यवाद।